हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आपके सामने एजुकेशन ऑन द कंक्रीट लिस्ट का पार्ट 2 लेके जो हमारे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन बुक से है आपके सामने हाजिर हूँ। अभी मैंने फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया था उसमें 2 लिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक थी यूनियन लिस्ट जिसमें 3 एंट्रीज़ के बारे में बताया था और दूसरी थी स्टेट लिस्ट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने ये बताया था कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, क्या उसके नीतिगत सिद्धांत होने चाहिए। अब थर्ड जो है हमारा कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट जैसा कि मैंने बताया भी था कि एजुकेशन जो है 1976 के पहले जो स्टेट के हाथ में था, 1976 में अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट करके उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। मतलब कि कोई भी अगर नीति अगर राज्य बनाता है और वो राज्य की बनाई गई नीति वहाँ के लोगों के हित में नहीं है तो सेंटर उसमें हस्तक्षेप कर सकता है और सेंटर उसको चेंज कर सकता है। तो एजुकेशन ऑन कंकरेंट लिस्ट में जो डाला गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट ये हो गया कि अगर कंकरेंट लिस्ट में है तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी, मतलब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा। उसके पहले स्टेट में जो था हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग जो थी एजुकेशन की पॉलिसीज़ थी, मतलब कि अलग अलग पैटर्न था। कोई 10+2, 10+1, 8+2 पैटर्न से पढ़ाते थे। इससे क्या होता था कि सेम पैटर्न नहीं था इंटायर कंट्री। दूसरा था कि इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स किया गया, मतलब कि एजुकेशन जो है कंकरेंट सब्जेक्ट हो गया तो उसका लेवल जो है अपग्रेड किया जा सकता है। उसमें सेंटर भी अपना जो है फंड देगा, अपना हस्तक्षेप देगा तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे किसी राज्य में मान लो शिक्षा सही से नहीं मिल रही है, राज्य सही से शिक्षा नहीं दे रहा है तो सेंटर वहाँ पे स्कूल खोल सकता है, वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें डेवलप कर सकता है। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन। तो एजुकेशन जो है हमारे क्या होता है, कंट्री को बाउंड करके रखता है, कंट्री के इंटीग्रेशन के लिए। मतलब हम कंट्री के वैल्यूज़ के, कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में, इंडियन पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के ग्लोरियस पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या करेगा, एक हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना को जागृत करेगा। बेटर डिसिप्लिन कैसे आएगा, सेंटर के पास पावर है कि वो ओवर रूल कर सकता है स्टेट के डिसीजन को, तो एक डिसिप्लिन में चलेगा कि स्टेट अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। सेंटर जो है उसको ये देखेगा कि वो वेलफेयर के लिए, पीपल्स के लिए काम कर रहा है क्यों। प्रॉपर एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सेंटर से फंड जाता था स्टेट के लिए, स्टेट एजुकेशन के नाम पे फंड लेके अदर एक्टिविटीज़ में लगा देते थे, तो स्कूल खुलने की जगह पता चला वहाँ पे कुछ और ही खुल गया। तो इससे क्या होता था कि जो फंड था उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। और ये क्या होगा कि अगर आप स्कूल ज़्यादा जगहों पे अगर स्कूल खुलेंगे तो एक क्या होगा, एजुकेशन का माहौल बनेगा। और एजुकेशन जो है हम जानते हैं कि एक बेसिक नीड है। फिर इसमें एक और पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट है क्वालिटी लीडरशिप फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर का बहुत अहम रोल है। अगर सेंटर में एक पावरफुल गवर्नमेंट है तो वो क्या करेगी कि चीज़ों को देखेगी, सुपरविजन करेगी, डायरेक्शन देगी कि स्टेट को ये बताएगी कि आप ये चीज़ें अच्छे से कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत तरह के बेटरमेंट के लिए जो स्कीम्स आती हैं वो स्टेट तक जाते जाते पता, उनको ये स्कीम्स के बारे में लोगों को वहाँ पता ही नहीं चल पाता अगर सेंटर में पावरफुल गवर्नमेंट नहीं रहती है। फिर क्या था, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। जितनी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ तो बन गई लेकिन उन पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये अगर स्टेट लिस्ट में ये रहता एजुकेशन तो वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज़ अलग अलग स्टेट अलग अलग पॉलिसीज़ के अनुसार, अपने पैटर्न्स के अनुसार अगर काम करेंगे तो वो पॉलिसीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट नहीं भी इम्प्लीमेंट करना चाहेगा तो सेंटर उसको ज़बरदस्ती करा सकता है, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये कंकरेंट लिस्ट में। लेकिन इसके अगेंस्ट में कुछ जो हमारे शिक्षाविद थे उन्होंने ये बोला कि ये जो एजुकेशन का सिस्टम है कंकरेंट लिस्ट में डालने में, इसमें कुछ जो है दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है? पहला कि स्टेट में जो है, ये स्टेट का अपना प्रॉब्लम क्या है, स्टेट के लोगों को क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये हर एक स्टेट समझ सकता है। स्टेट है बेटर अप्रिसिएशन ऑफ लोकल नीड्स। एक राज्य के लोकल लोगों को क्या पता है, वो सेंटर को इतना ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है। तो इसलिए उनको ये बोलते थे, कुछ एजुकेशनिस्ट जो थे वो एडवोकेट करते थे इस चीज़ को कि शिक्षा जो है स्टेट के अंदर आना चाहिए, ताकि वहाँ के लोकल लोगों को क्या नीड्स हैं इसके बारे में वो बता सकें। दूसरा ये बोलते थे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू माइनॉरिटीज़,
मतलब कि माइनॉरिटीज़ जो किसी भी, चूँकि राज्य में ही है, सेंटर को तो हर एक स्टेट जब रिपोर्ट भेजेगा कि हमारे यहाँ इतने माइनॉरिटीज है तब उसको पता चलेगा। तो माइनॉरिटीज़ के प्रोग्रेस के लिए ये जरूरी था कि स्टेट सब्जेक्ट रहे एजुकेशन, फ्री फ्रॉम रेड टेप। रेड टेप क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी। मतलब कोई स्कीम है, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना है तो हर जगह फीता काटने वाला जो टेक्निक था उससे क्या होगा, ये फ्री होगा। मतलब ब्यूरोक्रेसी का जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा उतना ज़्यादा कोई भी स्कीम या कोई भी चीज़ डिले होगी। तो ये बोलना था उनका कि इफ़ वी वांट टू एजुकेशन फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, लेट इट इन स्टेट सब्जेक्ट, मतलब इसको राज्य के ही सूची में रहने दिया जाए, ताकि वो फीता काटने वाला जो सिस्टम था, मतलब ब्यूरोक्रेसी था, जिससे कि हर एक प्रोग्राम या हर एक चीज़ डिले होती थी, उससे बचा जा सके। इसके बारे में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो है वो भी इसके बारे में बोलता है कि सेंटर और स्टेट का पार्टनरशिप एजुकेशन के अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि सेंट्रल जो है वो एक बहुत अहम रोल निभाता है फॉर द एक्सलेंस ऑफ एजुकेशन ऑन ऑल लेवल, फ्रॉम प्राइमरी टू हायर क्लासेस। तो ये NP 1986 में भी बताया गया है कि जो रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा है अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन के लिए। फिर लोकल कम्युनिटीज़ का, लोकल लोगों को जो है इसका भी बहुत हेल्प मिलता है, इसके बारे में भी NP 1986 के बारे में बताया गया है। लोकल कम्युनिटी जो है वो प्रमोट कर सकती है एजुकेशन को, कैसे? वो इनिशिएट लेके एक एसोसिएशन बना के कर सकती है। जो इन एसोसिएशंस बनाने और कम्युनिटी बनाने से क्या होगा कि लोकल नॉलेज जो है, इंटरेस्ट जो है, और लोगों में इंथुइज्म रहेगा। मतलब कि कोई भी चीज़ करने का उनमें क्या रहेगा, एक जज्बा रहेगा कि हम इस चीज़ को, एजुकेशन को अच्छे से करें। और लोकल बॉडीज जो है वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देगी टू एक्सपेंडिचर जो है, उनका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो एजुकेशन पे होगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके एजुकेशन के अपग्रेडेशन के लिए। अब इसमें जो है सेंटर जो है वो बहुत तरह के फाइनेंशियल मदद भी देती है राज्य को। वो जो है राज्य को ये बहुत तरह के फंड्स देती हैं, रेवेन्यूज़ देती हैं, ताकि वो अपने एजुकेशन के लेवल को वहाँ पे अपग्रेड कर सके। फिनांस कमीशंस बनाए गए बहुत तरह के, ताकि कैसे शिक्षा को और ज़्यादा शिक्षा को अच्छा किया जा सके। डेवलपमेंट में प्लान बनाया गया, बहुत सारा प्लान बनाया गया। प्लानिंग कमीशन में ये चीज़ें दी गई कि कैसे डेवलपमेंट के लिए कितने इक्विपमेंट्स दिए जाएं, कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे किया जाए। तो ये एक तरह से सेंटर और स्टेट दोनों का कर्तव्य है, दोनों का ये काम है कि कैसे एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। तो इसके लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर जो हैं वो भी काम करते हैं शिक्षा के अपग्रेडेशन के लिए। तो इसमें बेसिकली जो हमारा कंकरेंट लिस्ट में, इसमें हमारे जो है बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखा गया कि सेंटर और स्टेट कैसे पार्टनरशिप करके फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन काम कर सके। तो ये क्वेश्चन अब यहीं पे समाप्त होता है। तो हम इसको एक बार आपको बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह से लिखा जाएगा अगर एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है। फिर हमें जो है स्टेट यूनियन कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताना है। यूनियन लिस्ट में हमें 3 एंट्रीज देनी है। स्टेट में DS डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करनी है। कंकरेंट लिस्ट में हमें ये बताना है कि कैसे कैसे हमारे क्या तरीके अपनाए गए और क्यों ज़रूरी है कंकरेंट लिस्ट में रहना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग इसके बारे में जो भी तरह का आपका सुझाव है, कोई भी तरह का आपका मशवरा है, आप बिल्कुल दीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि मुझे भी एक आप लोग की तरह से प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।